आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये कहानी किसी जंग की नहीं है, किसी जीत की नहीं है। ये कहानी उन आम लोगों की है जो अचानक से ऐसे जंग में फंस गए थे जो उनकी थी ही नहीं। बात है मार्च 2015 की, जब यमन एक ऐसा देश जहां सुबह अब सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से होती थी, जहां सड़कों पर दुकानें नहीं बल्कि डर पसरा हुआ था, जहां हर इमारत सबके साये में खड़ी थी और हर रात बस एक ही सवाल होता था कि अगली सुबह आएगी भी या नहीं। इसी यमन में हजारों भारतीय फंसे हुए थे क्योंकि वहां हूती विद्रोही और सऊदी गठबंधन की जंग ने सब कुछ तबाह कर दिया था। आपको बता दूं कि 25 मार्च को सऊदी एयर स्ट्राइक शुरू हुई। बमबारी 24/7 चल रही थी। यूएन ने इसे मानवीय संकट घोषित कर दिया और इसी आग में फंसे थे हजारों भारतीय। और अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो लगभग 4640 से ज्यादा लोग वहां फंसे थे, जहां कोई केरल का नर्स था जो अस्पताल में काम करता था, कोई उत्तर प्रदेश या बिहार का मजदूर था जो रोजी रोटी के चक्कर में वहां गया था, कोई तेलंगाना का ड्राइवर था, कोई स्टूडेंट था जो पढ़ने के लिए वहां गया था, जिसने अपने परिवार को बेहतर भविष्य का सपना दिखाया था। पर अचानक सब कुछ थम गया। हवाई अड्डे बंद, बंदरगाह जो है वो अनसेफ हो गया और वहां की सड़कें मौत का रास्ता बन चुकी। मोबाइल नेटवर्क कभी आता था कभी चला जाता था, जिससे भारत में बैठे उनके परिवार के लिए उनका हर एक मिस कॉल दिल दहला देने वाला था। इसी बेचैनी के बीच दिल्ली में एक सवाल उठता है कि क्या ये जो हो रहा है वो सिर्फ एक विदेशी संकट है या उन हजारों भारतीयों की भरोसे की परीक्षा। और कुछ ही देर में जवाब धीरे धीरे साफ होता है कि अगर संकट के समय देश अपने नागरिकों के साथ आज खड़ा नहीं हुआ तो पासपोर्ट सिर्फ एक पहचान पत्र बन के रह जाएगा। और यहीं से जन्म होता है ऑपरेशन राहत का, एक ऐसा फैसला जो फाइलों में लिखना तो आसान था लेकिन उसको जमीन पर उतारना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि यमन उस वक्त किसी एक सरकार के नियंत्रण में था ही नहीं, जिसके कारण किससे बात की जाए ये पता ही नहीं था। हर इलाका किसी ना किसी विद्रोही गुट के हाथ में था। बमबारी जो है वो बिना चेतावनी के चल रही थी और किसी भी देश के लिए वहां घुसकर लोगों को निकालना अपने ही लोगों को सीधे खतरे में डालना था। क्योंकि आप समझिए कि अगर आप जमीन पर हैं तो बचने की उम्मीद ज्यादा है, पर अगर आप हवा में गए तो एक गोली भी कई सौ लोगों की जान ले सकती। बात भारतीय दूतावास की करें तो वहां भी भीतर दिन रात का फर्क मिट चुका था। अधिकारी लगातार फोन पे थे, हर कॉल एक नई कहानी लेकर आती थी। कहीं बच्चे फंसे पड़े थे जो डर से रो रहे थे, कहीं बीमार बुजुर्ग थे जिनके पास दवाइयां खत्म हो चुकी थी, कहीं महिलाएं थी जो किसी इमारत के बेसमेंट में छिप कर बैठी थी। और हर बातचीत के अंत में बस एक ही सवाल गूंजता था कि हमें कब निकाला जाएगा। और इसी बीच भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक भरोसा बनकर लोगों के सामने आया। बात उस समय की करें तो उनका जो ट्विटर हैंडल है वो कोई राजनीतिक मंच नहीं बल्कि कंट्रोल रूम जैसा था, जहां वो लोगों को नाम लेकर जवाब दे रही थी। किसी बेटे को उसकी माँ की खबर देती थी, किसी पिता को उसके परिवार की लोकेशन बताती थी और ये एहसास कराती थी कि संकट के वक्त भी भारत अपने नागरिकों को भूला नहीं है। लेकिन ये सब चीजें बस बातों तक नहीं हो सकती, इस फैसले को जमीन पर भी उतारना है, मतलब इसको अंजाम देना होगा। और यहीं शुरू होती है पूर्व सेना प्रमुख और तभी के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का यमन यात्रा। और तभी के विदेश मंत्री वीके सिंह खुद यमन पहुंच जाते हैं। और मेरे ख्याल में ये पहली बार हुआ था जब एक मंत्री खुद से वॉर जोन में चला जाता है, क्योंकि जनरल वीके रावत की ये कोई औपचारिक दौरा नहीं था बल्कि एक साफ संदेश था कि यह मिशन सिर्फ आदेश से नहीं नेतृत्व से चलेगा। समुद्र में भारतीय नौसेना के जहाज उस लाल सागर की ओर बढ़ रहे थे जहां हर लहर खतरे का संकेत थी। बंदरगाहों पर हालात पल पल बदल रहे थे, कभी गोलीबारी तेज होती थी, कभी कुछ घंटों की अस्थायी शांति हो जाती थी, लेकिन जहाज आगे बढ़ते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो लौट गए तो सैकड़ों लोग वहीं फंस जाएंगे। समुद्र का युद्ध जिसमें भारतीय नौसेना के INS सुमित्रा, INS मुसेरी, कल्पनी लाल सागर में थे। 27 मार्च से शुरू हुआ ऑपरेशन जिबूती से अदन तक, जिसमें 25 शिप थे, जिसमें 4874 लोगों को निकाला गया। कभी शांति के 2 घंटे चुराए गए। अब इस कहानी पर आते हैं कि हुआ कैसे। पहले आप ये मैप देखिए। इस मैप में आपको यमन दिख रहा है। यमन के बगल में कौन कौन से देश हैं? इस साइड आपको सोमालिया दिखता है, उसके साथ जिबूती दिख रही है। और लेकिन आप देखिए कि सोमालिया के साथ तो भारत के रिश्ते अच्छे थे, पर जिबूती के साथ उतना कोई खास रिश्ता नहीं था। भारत चाहता तो सोमालिया से संबंध बना करके अपने ऑपरेशन वहां से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो काफी दूर है
इसलिए भारत ने जिबूती से संपर्क किया। पर जिबूती मान तो गई, पर उनका एक कंडीशन था कि किसी भी आर्मी जहाज को वो अपने यहाँ नहीं आने देंगे, उनकी सेफ्टी के लिए। पर फिर भारत सरकार लगातार बात में जुड़ी रही। पहले तो सिविल एविएशन ने अपना काम किया, लेकिन फिर सरकारी जहाजों को आगे आना पड़ा और आसमान में भारतीय विमान ऐसे रनवे पर उतर रहे थे जहां कुछ ही घंटे पहले बम गिराए गए थे। पायलट जानते थे कि ये कोई सामान्य लैंडिंग नहीं है, ये जिंदगियों को बचाने की लैंडिंग। आप सोचिए कि भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सऊदी प्रिंस से बात की और सिर्फ 2 घंटे का विंडो मिला उन्हें कहा गया कि हम आपको 2 घंटे की विंडो देंगे, जिसमें आप अपने विमान लेकर आइए, अपने लोगों को यहां से लेके निकलिए, क्योंकि उसके बाद फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी। पर यमन से फिर भी लोगों को निकाला जा रहा, और यमन से निकलने वाला हर इंसान अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा बैग नहीं ले रहा था, वो कई रातों की नींद, उनकी भूख, उनका डर और वो अनिश्चितता की कहानी जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। सबकी आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर अविश्वास था। जैसे ही विमान या जहाज सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ता, वो पल किसी फिल्म का सबसे भावनात्मक क्लोजअप जैसा होता था, जहां राहत सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि महसूस की जाने वाली सच्चाई। इस पूरी कहानी का सबसे मानवीय मोड़ तब आता है जब भारत ये तय करता है कि ये जो मिशन है वो सिर्फ अपने नागरिकों तक सीमित नहीं रखेगा। और देखते ही देखते दुनिया के अलग अलग देशों के लोग, जिनके पास टिकट नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, ना ही कोई अपना भारत में था, पर भारतीय जहाज, विमान उनको अपने साथ बैठाकर सुरक्षित निकाल रहे थे। जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी, भारत ने रुकना नहीं चुना। 960 अफ्रीकी, जिसमें सोमालिया और इथोपिया के लोग ज्यादा थे, 500 प्लस नेपाली और 200 प्लस अमेरिकन और यूरोपियन लोग, सबको बचाया गया। सब बस एक लाइन कह रहे थे कि चलो, भारत है ना, भारत सब संभाल लेगा। और दुनिया ने देखा। CNN, BBC की हेडलाइन थी कि इंडिया ने दुनिया को बचाया। सऊदी प्रिंस ने थैंक्स कहा, UN ने सलाम किया। कोई अफ्रीका से है, कोई यूरोप से, कोई एशिया से, और उस वक्त भारत उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि एक सुरक्षित दरवाजा बन गया था। आप सोचिए, वो अमेरिका जो आज के टाइम पे पूरी दुनिया को धमका रहा है, चाहे वो इराक हो, ईरान हो या फिर अभी वेनेजुएला वाला था, पर वो भी आगे आकर अपने लोगों को नहीं निकाल पाया। उस स्थिति में भारत आगे आता है और यूरोप, जो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं और हमें गरीब देश मानते हैं, कमजोर देश मानते हैं, पर आपको बता दूं कि पर्दे के पीछे कूटनीति का एक सीन चलता है। लगातार फोन कॉल्स होते हैं, बातचीत होते हैं, भरोसे की कोशिश होती है ताकि बमबारी के बीच कुछ घंटे निकाले जा सके। ये कहानी मैंने आपको पहले बताई। हवाई और समुद्री रास्ते खुले रह सके। हर घंटे दर्जनों जिंदगियों को बाहर निकाला गया। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मरीन कमांडोज को बंदरगाह पर बुलाया जाता है, क्योंकि जहाज अगर पहले वहां लगता है और विद्रोही वहां रहते हैं तो इससे जहाज को नुकसान पहुंच सकता था। तो पहले मरीन कमांडोज बंदरगाह पर आते हैं, पहले उसको सिक्योर करते हैं, उसके बाद जहाज लाया जाता है। उस 2 घंटे के विंडो में सब कुछ हो रहा है। उसके बाद लोग आते हैं, उनके सामान की चेकिंग होती है और उन्हें ले जाया जाता है। आप इसको इमेजिन कीजिए एक फिल्म की तरह कि कैसे ये सीन चल रहा है। अगर आपने एयरलिफ्ट देखा है तो आप कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे, पर ये एयरलिफ्ट की तरह नहीं है, क्योंकि एयरलिफ्ट में जब उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा था तो वो एक शांत देश था, पर यहाँ एक वॉर जोन वाला देश चल रहा था। दिन बीतते जाते हैं, जहाज आते रहते हैं, विमान उड़ते रहते हैं, पर जब ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में पहुंचता है तब कोई विजय जुलूस नहीं निकलता, कोई तालियां नहीं बजती, बस एक गहरी थकी हुई सांस, लेकिन संतोष भरी सांस है, क्योंकि हजारों लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए और उनमें कई तो ऐसे थे जिनका भारत से कोई रिश्ता नहीं था, सिवाय उस भरोसे के जो संकट के वक्त पर। ऑपरेशन राहत इसलिए भी इतिहास में दर्ज होता है क्योंकि इसने ये दिखाया कि किसी देश की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं होती, उस फैसले में होती है जहां वो कहता है कि पहले इंसान है, बाद में सीमाएं हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के लोगों को भी निकाला। और यही वजह है कि ये कहानी आज भी याद की जाती है, क्योंकि जब दुनिया के कई दरवाजे बंद थे तो भारत एक ऐसा देश था जिसने पहले जिंदगियां बचाई, बाद में उनका राष्ट्र पूछा। तो अब ये कहानी यहाँ खत्म होती है और आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें बजरंग दुनिया पर। तब तक के लिए नमस्कार।